गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। पूरे के पूरे 3 क्लासेस के बाद हम लोग मिल रहे हैं अब और कवर अप करेंगे इन चीजों को जल्दी से। हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग विच इज द बेस ऑफ योर होल अकाउंटिंग। चाहे आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ें, चाहे आप जनरल एंट्री पढ़ें, चैप्टर नंबर 3 क्या हो गया आपका बेस है। डन, करिए, ठीक है। तो आपके पास बातें देखो, डिस्टर्बेंस नहीं है। वंस आई स्टार्टेड देन देयर इज नो नॉनसेंस फ्रॉम एनीबॉडी साइड। तो बुक्स को बंद कर लेंगे, बुक्स की जरूरत नहीं है। डोंट ओपन द बुक्स, ठीक है। आई वाज बोर्न इंटेलिजेंट, बस बुक्स फाइल्ड मी। एक बच्चे के बैग में लिखा हुआ था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी बुक्स नहीं खोलेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रिंसिपल्स ना होते क्या है। होता सुना होगा ना, कई कहता आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, दैट पर्सन इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट आर दोस प्रिंसिपल? उसूल। अच्छा, उर्दू बोल रही है बढ़िया वाली, फारसी बोल रही है उसूल। क्या? योर ओन, हाँ, योर ओन वैल्यू सिस्टम दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है जी। इसी को कहेंगे हम लोग तनिष, अगर हम बोलें कि एनी वन वैल्यू विच यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फैमिली, क्या बोलोगे बताओ? क्या बोल रही? हाँ, एक्वायर्ड, इनहेरिटेड फ्रॉम योर फैमिली, क्या? हाँ, जीन्स नहीं बोल रहे, वो वैल्यू बोल रहा हूँ। क्या? हाँ, संस्कार। क्या बताना? क्या? अबे क्या एटिकेट? अरे कोई, हाँ कुछ बड़ा, मतलब पत्थर दिख जाए बड़ा, पेड़ दिख जाए बड़ा। हाँ, रात को, रात को पत्ते नहीं छोड़, नेचर का ध्यान रखना। हाँ, कितनी सारी चीजें। क्या कोई ऑनलाइन में मुझे बता पाएगा कि एनी वैल्यू, एनी प्रिंसिपल यू इनहेरिटेड फ्रॉम योर फैमिली? कोई बात नहीं। विद एनी एग्जांपल फ्रॉम योर साइड? ऐसी चीज जो आपने अपने बड़ों से सीखी, अच्छी चीज, बुरी चीज नहीं, बुरी चीज भी सीखते हैं हम लोग। सर रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना, और दूसरों की हेल्प करना, रिस्पेक्ट करना, और हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, बिल्कुल सही बात है। अभी आप शो कर रहे थे ना, अभी शो कर रहे थे, काम चोरी नहीं करेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करें, हार्ड वर्क करेंगे, हाँ बहुत कुछ। चलो ठीक है, लेट्स कम टू द अकाउंटिंग। ये जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ये कैसे बने भाई, ठीक है। आओ जरा अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले हम जरा डिस्कशन करते हैं चीजों का कि देयर इज अ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजम्पशन। एक अजम्पशन, वो मत बोल अभी, बुकिश लैंग्वेज नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक और टर्म आएगी, कन्वेंशंस, assumptions, और फिर हमारे पास एक और चीज आएगी, प्रिंसिपल्स। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले assumptions और प्रिंसिपल्स के बीच का रिलेशन लेके चलेंगे, ठीक है। क्या होती है assumptions, कोई मुझे बताए? एक चल, ठीक है जी, आप बताइए। मान लेना, आप लोग क्या बोलेंगे? we assume anything, we assume। ऑनलाइन में बोलिए, assumption का क्या मतलब हुआ? हाँ, सही है, हो सकता है। एनीबडी, कैरवी, या फिर मैं बोलूं निमिषा, assumption किसको बोलेंगे बेटा जल्दी से? देन आई विल एक्सप्लेन यू assumption क्या होती है, जल्दी बताइए। एनीथिंग व्हिच कम्स इन योर और माइंड। it may or may not be true। हाँ, कोई assumption हमने मान लिया, जैसे हमने लिखा यार जो बंदा ना जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है, जिसके बाल कॉमन नहीं होते, वो मतलब गुंडा टाइप के होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है, परसेप्शन बनाते जरूरी नहीं है। अभी नोएडा में एक नेक्सलाइट बंदा पकड़ा गया, उसने कम से कम 25 पुलिस वालों को मारा था करके, मतलब ब्रूटल मर्डर उसने किया था। और यहाँ क्या करता था, वो जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होते ना, उसमें जो लेंटर डालते ना, उसके अंदर वो लोहे के जाल है, वो बांधने का काम करता था अपने जीजा के साथ। एंड ही वाज विद हिज गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड ने भी 5 पुलिस वाले मारे थे। बढ़िया जोड़ी उन दोनों की, है ना। और क्या हाँ बिल्कुल, थे पकड़े गए फिर यहाँ से। और सुनो, उनके ऊपर जो प्राइज अवार्ड कर रखा था 50,000 का। आप किसी क्रिमिनल के ऊपर 50,000, 1 लाख का प्राइस बहुत बड़ी चीज होती है। 50,000 रुपए का अगर इनाम रखा हुआ है किसी के ऊपर, तो समझ लीजिए उसका कर्म बहुत खराब होंगे, ऐसा कुछ था। बेटा उसने झारखंड में, रांची में उस तरफ मारे ना, यहाँ तो छुपने के लिए आ रखा था। हाँ हाँ, बस बस ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। आइए जरा समझते हैं अजम्पशन क्या होते हैं, इसको मैं समझाता हूँ आपको। छोटी सी एक स्टोरी है जो कि मैं
हर साल हर बैच को सुनाया करता हूँ, सीनियर सुनेंगे उस कहानी को, इनके मन में भी गुदगुदी होगी, इन्होंने बचपन में वही कहानी सुनी थी। देखिए क्या, हाँ बचपन ही है वो, सुन लो तुम, आप तुम्हारे सीनियर है वो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सीनियर सीनियर 1 साल चाहे 6 महीने हो। आइए देखिए सीनियरिटी कितना मायने रखती है। आर्म फोर्सेस में अगर कोई जनरल बनने वाला होता है, अगर कोई बंदा 2 दिन सीनियर है, 1 दिन सीनियर है, तो पोस्ट जनरल की उसके पास चली जाती है, दूसरा वाला बंदा रिटायर होकर निकल जाता है। इतना मायने रखता है सीनियरिटी क्या होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब क्या होता है कि आपने एकता कपूर के सीरियल्स देखे हैं, एकता कपूर के सीरियल जहाँ थोड़ी देर में झन्न की आवाजें आती हैं, सास बहू के सीरियल्स, उस तरह के सीरियल्स वैसा कुछ करके, है ना, वैसे ही एकता कपूर के सीरियल्स। तो आए हैं हमारे करेक्टर, कहाँ हो तुम लोग, बंद कर लो दरवाजा। एकता कपूर के सीरियल की मैं कहानी लेके चल रहा हूं। देयर वाज अ लेडी, और उनके हस्बैंड नहीं थे, वो विधवा थी, विडो थी, उनका एक ही बेटा था, एक ही बेटा था उनका, और अचानक से बंद नहीं हो गए, उनका बेटा, उसकी शादी थी। एकता कपूर के सीरियल को इमेजिन कर लीजिए, लेविश सेट है, शानदार तरीके से शादी वादी की बात चल रही थी, हो रहा था। और आप समझेंगे कि जब किसी घर में शादी के टाइम पे बारात जाती है तो बड़ी हलचल होती है, और जब बारात आती है तो भी बड़ी हलचल होती है। इस तरह से क्या हो रहा था, सारा का सारा सिस्टम चल रहा था, समझिएगा। दिस इज वेरी मच रिलेटिंग टू द कंसेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। और ये सुनो, काम पे ध्यान दीजिए, सीनियर है वो सारे। भंडारा करवाया ना मैंने यहाँ पर अभी, इधर देखिए, इधर देखिए। तो एकता कपूर के सीरियल का एग्जाम्पल है, एक लड़का जिसकी मम्मी विडोवर थी, उसके फादर नहीं थे, उसकी मम्मी और उसके घर का सारा कामकाज मामा वगैरह वो सब लोग संभाल रहे थे, चाचा वाचा संभाल रहे थे। लड़के की शादी, लड़का बारात लेके चला गया, एंड होता है ना घर का एक बड़ा घर में रुक जाता है, तो ऑफ कोर्स मम्मा चूज टू स्टे एट होम। मम्मा बोला मैं रुक जाती हूँ, बाकी सब लोग बारात लेके चले गए। अब जब शादी वादी के बाद, प्रोसेशन के बाद वो अपनी वाइफ के साथ, न्यूली वेड लड़की के साथ वापस आता है, तो मम्मी इंतजार करती है उसका क्या, स्वागत करने के लिए। और आपने देखा होगा ना एकता कपूर के सीरियल में, साड़ियां वाड़ियां, अचानक वह छींक मार देती है, बिल्ली, ऐसा वैसा कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ सीन बनता है। नहीं देखा बेटा, देख लेना, कुछ दिनों में तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। लेट्स, ना ना सॉरी मैं गलत बोल, कुछ दिनों बाद। चलो, अब हुआ क्या कि मम्मी आरती की थाली थाली लेके बैठी थी वहां पर, अचानक ना सामने से ना एक बिल्ली ना ऐसे आना जाना रास्ता काट, ठीक है, हाँ काली बिल्ली रास्ता काटना। और एकता कपूर के सीरियल में तो खूब दिखाते हैं ऐसा, जानबूझ के बिल्ली किराए पे ला लगे रंग वंग पोत के भगा देते हैं उसको आगे। मम्मा को लगा यार क्या हो जाए, क्या सोचा होगा मम्मा ने, क्या गड़बड़ होने वाली है, कि अगर, हाँ अगर अगर मेरा बेटा बेटी घर के अंदर कदम रख रहे हैं और वो अचानक से बिल्ली रास्ता काट जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अम्मा ने सोचा ये सब होने वाला है, अब वो क्या करे। अच्छा, बिल्ली के लिए क्या अट्रैक्शन था, घर में एक कमरा होता है जिसमें कपड़े उपड़े मिठाई उठाई सब रखी रहती है, तो बिल्ली बार बार उस कमरे में जाने की कोशिश करता है कि मिठाई पे मुंह मार सके, कुछ कर सके। अब वो यहाँ देखे कुछ देखे, नहीं समझ में आया, तो उन्होंने अपने किसी बच्चे को बोला कि भाई जरा इस बिल्ली को पकड़ो पकड़ो। बिल्ली कहाँ पकड़ में आती है किसी के, नहीं पकड़ में आई, इधर फुद के उधर फुद के। लड़का बहू इंतजार करे, अम्मा आने दे अंदर। अम्मा कहते रुक जाओ गधो रुक जाओ, ये बिल्ली आगे तो रास्ता काटेगी, अपशकुन हो जाएगा। सो व्हाट मम्मा हैज डन, मम्मा ने फाइनली अपनी आरती की थाली पकड़ी, अपनी छोटी बहन को पकड़ा, बोले पकड़ तू इसे जरा, ठीक है, भाई टोकरी लेके आओ, टोकरी देखा होगा ना, टोकरी भूल भुलैया वाली टोकरी देखी है आप लोगों ने, हाँ टोकरी लेके आया, और मम्मा ने बहुत फुर्ती से एकदम बिल्ली के ऊपर रख दिया। अब तुम्हें लगता है बिल्ली क्या होगी, वो टोकरी को लेके चलना शुरू हो गई, भूल भुलैया फर्स्ट का सीन आ गया पूरा कभी। वही तो कह रहा हूं मैं, रुक जा रुक जा, अब मैं बताता हूँ। अरे रुक जाना यार, तुम ही सुना लो कहानी फिर, तुम ही बन जाओ एकता कपूर। मैं रुक, ठंड रख थोड़ी सी। तो बिल्ली भागना शुरू कर दी, अब उसने कहा बिल्ली निकल जाएगी, अम्मा ने क्या करा, बैठ गई बिल्ली, कूद बेटा कितना कूदती है तू, अब नहीं। बिल्ली ने थोड़ी देर कोशिश करी, देन बिल्ली गिव अप, लेट गई चुपचाप से, कह रहे जब ये वजन हटेगा तब जाऊंगी बाहर में। अब अम्मा ने क्या करा, आरती की थाली मंगवाई ऐसे करके, आरती की थाली आई, आरती वारती ली, ठीक है जी, और वो होते ना गजनी फिल्म की तरह पैरों के निशान अंदर की तरफ गए, और चावल के लोटे पे ठोकर मारी खटाक से, और फिर बोला आण दो, आ गए अंदर, ठीक है जी। वो लड़की जो दुल्हन बन के आई थी, वो बहुत माइन्यूटली हर चीज को ऑब्जर्व की, क्योंकि मम्मा बोली थी बेटा जिस घर जा रही है उसके रिवाज तेरे सारे, वो देख रही थी यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा जी। चलो जी, somehow they entered, स्वागत वागत हुआ, सब कुछ हुआ और सेटल हो गया मामला।
और फिर सास भी कभी बहू थी। 25 साल बाद 26 साल बाद सीन बदला, फ्लिप हुआ सीन। जो दुल्हन थी वो किसके रोल में है? सास के रोल में है। बेटा बहू दरवाजे पे खड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या बोला? मम्मी आ जाए। अबे रुको, बिल्ली लाओ भाई बिल्ली। क्या मंगाई? बिल्ली मंगाई। फिर बोला टोकरी मंगाओ टोकरी। टोकरी भी आई। बिल्ली भी कौन सी? झक काली बिल्ली मंगवाई गई। टोकरी मंगवाई गई, बिल्ली रखवाई गई, टोकरी रखवाई गई। थोड़ी देर बैठा, बेटा बहू की तरफ निहारा, खड़ी उठी, आरती करी, आन दो। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, पहले मैं ऑनलाइन वाले से पूछूंगा फिर आपसे पूछ रहा हूँ। ऑनलाइन वाले मुझे बताइए, नाउ विधि इज अ न्यू एंट्रेंट, विधि टेल मी व्हाट वाज देयर इन द माइंड ऑफ दैट लेडी बिफोर एडमिटिंग दैट मैरिड कपल टू देयर हाउस। क्या था उसके दिमाग में, क्या सोचा होगा उसने? So that it is a bad omen. इट इज अ बैड वुमन और अ गुड वुमन? सब black बैड cat होता तो करती है उसको। सब black cat तो bad omen ही होता है। अच्छा अच्छा, तो उसने, अच्छा सुनो, अगर ये बैड था तो उसने क्यों रिपीट करा? जो उसकी शादी में उसने क्यों रिपीट करा उससे? हाँ ये सही बच्चा है, बढ़िया, तुम्हारी भी अच्छी चलेगी। निमिषा तुम बताओ क्या हो सकता है? सर मेरे को भी बैड ओमेन नहीं लगता है। हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन ना दोनों बिल्कुल फ्रेगमेंटेड व्यूज हैं। आप लोग बताइए क्या? हाँ हाँ सही बात है। तो उसने उसने पहली वाली ने तो अपने अपने बिल्ली से बचने के लिए सब काम करा, इट वाज क्वाइट नेचुरल रिएक्शन। लेकिन दूसरी वाली ने सोचा कि यार मेरी शादी के टाइम में मेरी सास ने ऐसा करा था, अब मेरे बेटे की बेटी बहू आ रही तो मैं भी ऐसा करूंगी, ठीक है। सो और उनकी शादी वादी अच्छे तरीके से चली कि उसने सोचा होगा, इस उसने सोचा, शी अज्यूम्ड कि दिस इज अ फैमिली ट्रेडिशन ऑफ दिस फैमिली एंड शी हैज टू अपहोल्ड दिस ट्रेडिशन, उसे लेके चलना है। तो सबसे पहली चीज यहां पर आई क्या? अजम्पशन। किसका अजम्पशन था? वो नई लड़की जो शादी हो गई थी उसकी, ठीक है जी। और उसके बाद जब उसकी भी बेटे की शादी हुई तो वहां परिवार में वही अजम्पशन चला, फिर वही दोबारा से काली बिल्ली, टोकरी, फिर उसके रस्म और फिर आण दो, ऐसा करके, ठीक है। अब क्या हुआ? फॉर्चुनेटली बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ कस्टम या ट्रेडिशन, उस परिवार में शादीशुदा दंपतियों का जीवन बहुत शानदार होता था, बहुत बढ़िया, प्रोस्पिरियस, सब कुछ अच्छा। तो उस परिवार में क्या बन गया? ट्रेडिशन बन गया, प्रथा बन गई। इस तरह से क्या होती है, जो हमारी ट्रेडिशंस होती हैं वो शेप लेती हैं, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट और नॉट, ऐसा करके हुआ। अब होता क्या है कि पड़ोस वाले घर में भी जो शादी हो 6 महीने में तलाक हो जाए, ये क्या चक्कर है यार? दीवारी तो बदली है हमारी। यहाँ सक्सेसफुल शादी, बढ़िया जबरदस्त तरीके, सास बहू की महिमा चल रही है, भगवती जागरण हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ियों में लोग घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोर्ट के चक्कर कट रहे हैं, तलाक पे तलाक, तलाक पे तलाक। उन्होंने कहा क्या सीक्रेट है भाई इनका? चलो भाई सुनो सुनो रुक जाओ अभी, यू आर वेरी राइट। उन्होंने कहा क्या सीक्रेट है? चलो शादी में चलते हैं, पड़ोसी को तो बुलाएंगे, एक एक चीज, खाना हलवाई बिल्कुल वही जो हमारा था, सब कुछ। ओ, बिल्ली लाओ, टोकरी लाओ, बेटा बहू को निहारो, आण दो। इसका मतलब क्या हुआ? ये है इनके यहाँ का। अब पड़ोसी ने क्या करा? अपनी नेक्स्ट वाली शादी में जो परिवार की थी उसमें यही सब किया, सरप्राइजिंगली गुड रिजल्ट, तलाक खत्म, शराब हट गया, वाह बढ़िया। अब आपको मालूम है इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अड़ोस पड़ोस में चली जाती हैं। तो हुआ ये कि उस मोहल्ले में, उस कस्बे में सब लोगों ने क्या करना, इसको ट्रेडिशन मान के करना शुरू कर दिया। तो भाई शादियों के सीजन में क्या हो जाए, बिल्ली न मिले काली, सबको चाहिए पेंट करी हुई बिल्ली, मौसी ने मिले, किराए पे मौसी आनी शुरू हो जाए। और क्या हुआ, उस तरफ जो था उस पर्टिकुलर कस्बे टाउन में डिवोर्स रेट हो गया 0। आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, डिवोर्स खत्म। लेकिन उस स्टेट में डिवोर्स की रेट बहुत ज्यादा, पता चले पूरे स्टेट में डिवोर्स हो रहे हैं और इस टाउन में डिवोर्स ही नहीं होते, ये क्या चक्कर है जी? सरकार ने कमेटी बैठाई, पता चला बिल्ली, टोकरी, बेटा बहू को निहारना, आण दो। तो सरकार ने क्या कर दिया, सब्सिडी देना घोषित कर दिया, शादी में बिल्ली मंगाओ, टोकरी मंगाओ। कितना खर्चा होता है यार जुडिशरी का, ठीक है। बिल्ली मंगाओ और टोकरी मंगाओ, और मम्मी नहीं तो कोई चाची ताई पड़ोसन को बैठाओ, बेटा बहू को निहारो, आण दो, ऐसा करके, ठीक है। पूरे स्टेट में ये सब चीजें फॉलो करनी शुरू हो गई। लेकिन अभी भी क्या हुआ, कुछ लोग निकम्मे, वो मानते नहीं। फिर सरकार ने क्या करा, कानून बना डाला, अगर इस राज्य में शादी होगी
किसी की भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिल्ली वाली रस्म निभानी है। नहीं होगी तो लड़का लड़की माँ बाप सब जेल जाएंगे भाई। ठीक है, अच्छा अबे मनगढ़ंत कहानी है, वाह वाह मत कर। ठीक है, आइए अब समझते हैं, आइए समझते हैं हमारे सब्जेक्ट से क्या लेने देना इसका। इफ समथिंग इज assumed by a trader, it is applied by a trader, it gives good result to that trader, it gives good result to other traders also। ठीक है, तो वो assumption जो थी वो सबने अप्लाई करा, और जब वो assumption सबने अप्लाई करा तो they got good results universally। तो धीरे धीरे वो assumptions जब सब जगह लगती हैं और सब जगह पे सेम रिजल्ट देती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं, प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल्स। जैसे हमने बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, अभी मैं प्रिंसिपल्स की तरफ भी आऊंगा, डबल एंट्री पे भी आऊंगा, ड्यूअल एस्पेक्ट पे भी आऊंगा। तो वो अजम्पशंस क्या हो जाती हैं बच्चे, वो बन जाती हैं आपके प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो पहले हमारे पास होती हैं अकाउंटिंग की अजम्पशंस, जो कि कुछ कुछ लोग फॉलो करते हैं। फिर जब वो अजम्पशंस यूनिवर्सली अप्लाई करती हैं, दे गिव सेम रिजल्ट इन एवरी कंडीशन, प्रिंसिपल्स बन जाते हैं, प्रिंसिपल्स बन जाते हैं वो। और जब उन प्रिंसिपल्स को सरकार कंपलसरी कर देती है कानून बना के, तो वो क्या बन जाते हैं, वो स्टैंडर्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, तो देयर अकाउंटिंग अजम्पशन, देयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड देयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब बताइए, कोई एक बंदा है वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर रहा, तो तुम कुछ कर थोड़ी लोगे उसका। लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने फॉलो करवा के दिए जो आपको, तो यू विल बी पेनलाइज फॉर दैट। हाँ क्या बोल रहे, नहीं नहीं मारेगा साइन जब तक आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि दे आर नॉट कंप्लाइड विद द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द लैंड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, वही प्रिंसिपल्स हैं, वही अजम्पशंस हैं, जिनको हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, कानून की फॉर्म में दे दिया। अब एवरीबॉडी हैज टू फॉलो दैट। तो आई होप ऑनलाइन में ऑफलाइन में आपको समझ में आया होगा कि अजम्पशंस कैसे प्रिंसिपल्स बनती हैं और प्रिंसिपल्स कैसे स्टैंडर्ड बनते हैं। अब वही स्टैंडर्ड्स अगर इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाते हैं, वो IFRS बन जाते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। तो कहां से, वो सास बहू के सीरियल से शुरुआत करी हम लोगों ने, इंटरनेशनल पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS कहते हैं। ठीक है, हाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एक ऑर्गेनाइजेशन देती है, ये हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी होती है, वो देती है। पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा देर में। तो आपने देखा कि किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो इवॉल्व होते हैं। दे इवॉल्व फ्रॉम assumptions which is assumed by a group of people, which is again applied by more larger group, और वो सेम रिजल्ट देते हैं, तो उसको हम प्रिंसिपल बोल देते हैं कि भाई ये करना ही करना है, ये प्रिंसिपल बन जाता है। और फिर अगर वो सरकार उसको कंपलसरी कर ले तो वो स्टैंडर्ड, और इंटरनेशनली एक्नॉलेज हो जाए तो क्या बन जाती है, वो IFRS बन जाती है। ठीक है, इज इट ओके विद एवरीवन? निमिषा, तनिष, विधि या कैरवी, Yes, कनिष्का, sir. ठीक है, Yes, यू आर sir. एबल टू अंडरस्टैंड दिस? विधि भाई ऑनलाइन वाले रिस्पॉन्ड Sir. करा करो। हाँ कनिष्का Yes, बोलिए, sir. ये डाउट कनिष्का? No, sir. चलिए ठीक है जी, आइए अब एक एक प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। और कुछ को मैं कराने के लिए आपको ना लॉग इन करना पड़ेगा। आई विल शो यू वेरी गुड विजुअल्स आल्सो, लेकिन अभी नहीं, जब बोलूंगा तब लॉग इन करना। ठीक है, वो उसका मजा स्क्रीन पे देखने पे आएगा, वो मेरे पास वैसा बोर्ड नहीं है, वरना मैं यही दिखाता। अच्छा चलिए, लेट अस स्टार्ट द प्रिंसिपल। ओपन अप योर बुक एंड जस्ट सी कि प्रिंसिपल्स क्या क्या दिख रहे हैं आपके पास। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, एक दिखाना मुझे जरा, वेयर इज योर बुक? खरीदी नहीं अभी तक? सो अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस आप एक उसको पढ़ेंगे एक बार, एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑफ दैट। और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के फीचर बोल रहे हैं, तो सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, कौन बना रहा है इन प्रिंसिपल्स को? एलियंस बना रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु ने बनाए? किसने बनाए? अरे बेटा प्रिंसिपल नहीं, स्टैंडर्ड ICAI ने बनाई है, अजम्पशन थोड़ी ICAI ने दी है, प्रिंसिपल थोड़े। अरे मैन मेड होते हैं भैया, जान इंसान लोग बनाते हैं इसको। हाँ तो ब्रॉडी तो होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बेटा वो तो बहुत प्रिसाइज है, कंसाइज है, टू द पॉइंट है। तो देखिए
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, व्हाई नॉट वुमेन मेड? वो ऑब्वियस है भाई, मैन वुमेन मैं कुछ नहीं कर सकता, दे आर मैन मेड। अच्छा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। आपने देखा होगा कुछ शादियों में लड़के पक्ष वाले जो होते हैं वो अलग तरह की पगड़ी लेके घूम रहे होते हैं, नहीं देखा? होता है मतलब हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, इन्हें कहते हैं वो मैरिज क्रशर्स जो होते हैं, कभी भी घुस जाते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, खा पी के बाद में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब खाने पे ध्यान रहता है ना, दुल्हन पे तो ध्यान नहीं रहता। बहुत अच्छा, अच्छा इसका रहता है, ठीक है। तब तक निकल जाए। हाँ, कोई बात नहीं। अब क्या करें, लोग खा पी के भागते हैं, अब तो रिवाज ही हो गया। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने बोला फ्लेक्सिबल, कैसे फ्लेक्सिबल हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, अगर मान लो आप, जैसे मैंने बोला कि भाई बाराती लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम थोड़े से अलग दिखें, बहुत क्लोज बुला लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए बाहर से कोई जैकेट वाला डाल देते हैं, या कोई पगड़ी बांध लेते हैं, या उनके गले में मालाएं होती हैं, सीधी सी बात, ऐसा करके आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन हो सकता है कि गुजरात की तरफ किसी और तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, पंजाब में किसी और तरह से, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसी अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है, नॉट फॉर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड तो कानून है ना, गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी होगी ना, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जेके में हो, हर जगह एक ही तरीका होगा, है ना? हाँ, लेकिन अगर हम प्रिंसिपल्स या अजम्पशंस की बात कर रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। अभी जब मैं प्रिंसिपल्स बताऊंगा ना, तब बताऊंगा किस तरह से अलग अलग होते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। भाई अजम्पशंस अगर दुनिया ने एक्सेप्ट करी तभी तो प्रिंसिपल बने, तो दे आर जनरली एक्सेप्टेड। और ये इनकी फीचर्स में आपके सामने रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिव और फिजिबिलिटी आ गई है। रेलेवेंसी मैंने आपको चैप्टर 1 में बताई थी। ऑब्जेक्टिव मतलब दे आर टू द पॉइंट, और फिजिबल मतलब दे आर सूटिंग, मतलब दे आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, उसके हिसाब से चलते हैं। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो है वो मैनमेड है, फ्लेक्सिबल है, और क्या है, जनरली एक्सेप्टेड है। ठीक है, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स का मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। क्या है भी पहला प्रिंसिपल बताइए आपके पास यहाँ पर? गोइंग कंसर्न। आइए जरा समझते हैं ये क्या है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, ठीक है, कोई बात नहीं। अजम्पशन, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स, हाँ दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ सुन लीजिए ढंग से, उसको सिर्फ ढंग से सुनना, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे समझें इसको? रुक जा, तुम रुको, पहले मुझे बोलने दो थोड़ा सा। मान लिया जाए कि बशर ने सेक्टर 18 में एक ज्वेलरी का शोरूम खोला, और कतरीना कैफ को बुलाया रिबन काटने के लिए। ठीक है जी, कतरीना कैफ आई, रिबन काटा बशर के साथ, और उसके दोस्त यारी के साथ, सबके साथ फोटो वोटो खींची। कतरीना कैफ इज गॉन। अब बशर ने भी क्या करा, दुकान में ताला लगा और घर चलाया। ऐसा होगा क्या? ऑनलाइन में बताइए, कैर भी ऐसा होगा क्या? ये लड़का और इतने हाई प्राइस पे उस एक्ट्रेस को बुलाए, करीब करीब 8 या 12 लाख 15 लाख देके उसको बुलाए, सिर्फ रिबन काटे, ऐसे मुस्कुराए और चली जाए। बशर भी कहता तू गई, बिजनेस बंद, अब हम भी चलते हैं। नहीं करते ऐसा। मतलब किसी की दुकान में जाओ, इनॉग्रेशन के लड्डू खाओ और देखो शटर गिर रहा है थोड़ी देर में। होता है क्या ऐसा? बताइए तनिष, ऐसा देखा कभी क्या? नहीं क्या सर। सुना है? व्हाट वी एज्यूम कि बिजनेस वन स्टार्टेड, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 7 पीढ़ी चलता चला जाए। क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई बिजनेस 40 पीढ़ी, 20 पीढ़ी चलाओ? बस बस, कितना पुराना बता, जनरेशंस। बच्चे, अरे बौने बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो तो। हाँ, चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। नहीं बिल्कुल। होल्ड करिए। अबे रुक जा। अच्छा रुक जा, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अरे रुक जाओ ना,
क्या ऑनलाइन में दिख रहा है किसी को? ऑनलाइन में दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? तुम चुप, तुम ऑनलाइन Yes, sir. देखिए. क्या दिख रहा है बताओ जरा, क्या है ये? घंटे वाला। हाँ, तो भैया मैं तुम्हें बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बताऊं। चांदनी चौक में एक है गुरुद्वारा शीशगंज, जा रहे हो? गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज जो है ना, उसकी अगर तुम पीछे की तरफ पीट करके रखो कि सामने एक बड़ा सा फाउंटेन आता है। उस फाउंटेन के राइट हैंड साइड पे पहले सिनेमा हॉल हुआ करते थे पुराने, जिसको कि सिख म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उस सिनेमा हॉल के बिल्कुल सामने एक दुकान है, उसका नाम है घंटे वाला शाही हलवाई, जो सिर्फ 2 साल पहले बंद हुई है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन ईयर 1790। 1800 बोली तुम ना, 1790। कैसे कैसा आदमी है? 1790 और और मैं बोलूं 1990। अरे बेटा 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। हाँ हाँ, अबे तुम इमोशनल हो रहे हो यार इसमें, आइए समझ। सुनो मैं बताता हूं, ये जो बिजनेस था 1790 में, और इसकी शुरुआत मतलब इसके रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड 1790 से 1770, मतलब मुगल एम्परर का शाही हलवाई नाम क्यों था इसका? शाही मतलब जो एम्परर्स को, हाँ लिटरली शाही हलवाई, ठीक है। तो मुगल एम्परर को ये कैटर करता था, उनकी डिमांड्स को उसको पूरा करता था। इतना पुराना। अब मान लो इतना पुराना, हम हर बंदा सोचता है कि जब मैं बिजनेस चलाऊं तो क्या करे, वो अनलिमिटेड इनडेफिनेट टाइम पीरियड तक चले, ठीक है। ये अजम्पशन गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहलाती है। क्या? कि इट इज अज्यूम्ड कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ इंडेफिनेट टाइम पीरियड। तो बेटा इतने खुशकिस्मत कौन होते हैं? तो मैं एक बड़ा मुश्किल से एक एग्जांपल दिखाया घंटे वाला शाही हलवाई का, बड़ा मुश्किल से। वरना तो बिजनेस क्या होते हैं, शुरू होते हैं 40-50 साल 100 साल बाद वो बंद हो जाते हैं, गायब हो जाते, दूसरे हो जाते हैं शुरू, ठीक है। मैंने बोला टाटा का टिस्को क्या 100 साल 125 साल 1921 1925 नहीं है, ज्यादा पुराना। हाँ JRD टाटा के जमाने से, ठीक है। नहीं है, जितने बड़े याद है ना, एक जगत सेठ हुआ करते थे जो ब्रिटिश लोगों को लोन, कहाँ है जगत सेठ? गायब, कोई नहीं है, गायब हो गए वो। क्या? हाँ क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी तुमने। लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। तो इसका सिंपल सा रूल है क्या, कि इट इज अज्यूम्ड बिजनेस इज विल कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनिट टाइम पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू स्केल डाउन इट्स एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर। भाई कोई व्यक्ति क्या बिजनेस खोलते समय कोई पूजा पाठ या कुछ और चीज इसलिए थोड़ी कराता है कि हमारा बिजनेस प्रभु जैसे ही हम रिबन काटें वैसे ही बंद करवा देना, ऐसा नहीं होता ना। इट विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड, ये अजम्पशन है, ये सब लोग फॉलो करते हैं। अगर ये अजम्पशन ना हो तो भाई आपके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे क्या? बताओ तो जरा मुझे। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कोई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कोई? नहीं होगा ना। जो लोग नए, मैंने चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया बेसिक अकाउंटिंग टर्म, तो वहां पर है भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब 1 साल से ज्यादा चलने वाले उसके फायदे मिलेंगे आपको। प्लांट बिल्डिंग मशीनरी खरीदोगे क्या अगर आपको मालूम है कि रिबन काटने का बिजनेस बंद हो जाना है? यू वोंट डू दैट। हाँ जी बेटा, हाँ सही बात है, ठीक है। तुम मत बुलाना कतरीना कैफ को, मत बुलाना तुम। अरे नहीं, पैसा दो, सब आते हैं, उनका काम ही वही होता है। यू जस्ट कॉल एनीबडी। आप शाहरुख खान को बुला लीजिए, आप सलमान भाई को बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स कम टू द पॉइंट, आगे चलते हैं। तो गोइंग कंसर्न कंजम्पशन के बारे में आपने सीख लिया क्या, कि क्या होता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू स्केल डाउन इट्स एक्टिविटी इन नियर फ्यूचर। इसी प्रिंसिपल की वजह से हमारी एक्टिविटीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में चलती हैं, ठीक है जी। अगला प्रिंसिपल पे आइए, क्या है? ओ कंसिस्टेंसी, नंबर 2 आता है। चल बता, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या है बता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बोली। बोलिए सर क्या कहते हैं?
कोई बात नहीं, ठीक है। और बताइए कुछ ऑनलाइन में कोई बताए मुझे, कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं? चलिए मैं बताता हूँ, देखो कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं। सुनो सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अरे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सर पीछे से क्या नाम, हाँ नैतिक, नैतिक, नैतिक के घर के बाहर एक बड़ा पत्थर था। जब ये छोटा बच्चा था तब भी नहीं उठा पाता था, जब ये जवान हुआ तब भी नहीं उठा पाता, बुढ़ापे पे तो मुंह में नहीं दांत और पेट में नहीं हाथ, तो फिर भी नहीं उठा पाया। ही इज कंसिस्टेंस, है ना? एक व्यक्ति है कंसिस्टेंसी। तो ये बेसिकली एक जोक था। एक पहलवान बोलता मैं जितना ताकतवर जवानी में था उतना अभी भी हूं। कैसे? सामने वाला पत्थर मैंने जवानी में उठा पाता था ना, अब उठा पाता हूं। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी तो मजाक हुआ। कंसिस्टेंसी कैसे कहेंगे? देखिए, शी इज एब्सोल्युटली, बोलो। Yeah, that might be a personal thing but not related to accounting. नहीं बेटा, वो आपके हाथ में नहीं होते हैं। हाउ कैन यू गेट सेम रिजल्ट्स? पिछले साल लॉस हुआ, इस साल प्रॉफिट कैसे? हाँ, प्रोडक्शन कंसिस्टेंट हो सकता है, सेल नहीं हो सकती कंसिस्टेंट आपकी। आपके रिजल्ट्स वो कंसिस्टेंट हो सकते हैं। कैसे? कि भाई आप हर बार फर्स्ट नर्सरी क्लास से आपके रिजल्ट में 80% से ऊपर 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 आए, कंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन अगर आपके फर्स्ट में 80 आए, सेकंड में फिर आपके 50 चले गए, थर्ड में फिर आपके 90 चले गए, फोर्थ में आपके 85 चले गए, और ऐसे करते करते हर साल आपका स्विंग दिख रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। बट दिस हैज नथिंग टू डू विद द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कौन सी कंसिस्टेंसी है वो बता दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई मुझे ऑनलाइन में बताएगा कंसिस्टेंसी क्या होगी अकाउंटिंग में? बिल्कुल ठीक है, अमेरिकन मेथड फॉलो करते हो, ब्रिटिश मेथड फॉलो करते हो, वैसा करके ऑनलाइन में बताएगा मुझे कंसिस्टेंसी किसे कहेंगे अकाउंटिंग में? विधि, निमिषा, तानिश। या अगर आप अकाउंटिंग अपनी डॉलर में करो तो डॉलर में करो, रुपीज में करो तो रुपीज में करो, यूरो में करो यूरो में करो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं। अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि द मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स वंस अडॉप्टेड दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट ओवर ईयर एंड ईयर। इसका फायदा क्या होगा? कंपैरिजन आसान बनेगा आपका, एंड क्रेडिबिलिटी बनेगी आपके डॉक्यूमेंट की, एंड फोरकास्ट करना आसान होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसके एक्सेप्शन होते हैं। इसके अंदर फिर एक लाइन और लिखी जाती है कि चेंज इन मेथड इज परमिसिबल। वैसे इट इज नॉट परमिसिबल। इफ change in method is permissible if that change is useful for organization and that change is as per the change in law. तो कई बार आपके पास एक हॉट क्वेश्चन आएगा क्या कि XYZ लिमिटेड change its method of accounting because it is more appropriate and more useful for business. Which principle is followed? Consistency. ठीक है, XYZ limited changed its method of accounting because of change in company law. Which method they have followed? Consistency. नहीं बेटा, मैं बताता हूं, देखो सुनो। पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, और अकाउंटिंग जो थी ना वो पूरी मतलब 360 डिग्री में 90 डिग्री में बदल गई। बहुत कुछ बदल गया बेटा। कंसिस्टेंसी के अंदर उन्होंने एक चीज डाली है। अगर हम कंसिस्टेंसी में रिजिड हो जाएं तो क्या होगा? कानून कहता है अकाउंटिंग हमारे हिसाब से बनाओ, आप पे हम तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से बनाएंगे, और ये मैन मेड है। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश फीचर। पहले रुक जाओ, हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात पढ़ी, फ्लेक्सिबिलिटी के हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कैसे फ्लेक्सिबल हुए? देखो बेटा, ये साइंस का प्रिंसिपल नहीं है। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट, पानी बनेगा। हाइड्रोजन के 3 मिला लो, ऑक्सीजन का 4 मिला लो, पानी वानी कुछ नहीं बनेगा। जब तक हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट मिलेगा तभी जाके किसी स्पेसिफाइड कंडीशन में पानी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल साइंस की प्रिंसिपल्स नहीं है। ये कहते हैं कंसिस्टेंसी फॉलो करिए, लेकिन अगर कानून बदल जाए तो आप उसके साथ चलोगे तो भी कंसिस्टेंट कहलाओगे आप। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कहा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होने चाहिए। दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। ना सुनो, आपकी अकाउंटिंग चल रही है 1925 से, तब कंपनीज एक्ट बना ही नहीं था। फिर कंपनीज एक्ट 1956 इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपने 1925 वाली अकाउंटिंग को 1956 में बदल दिया, करना शुरू कर दिया। 1956 से लेकर 2013 तक आप 1956 वाली अकाउंटिंग चला रहे थे। अब 2013 में अकाउंटिंग बदल गया, कंपनीज एक्ट बदल गया, तो आपने 2013 के बाद ये थोड़ी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चलेंगे। नहीं भाई नहीं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे यार, कितने रिसोर्सेज लाएंगे ना। विल नॉट डू दैट। henceforth we'll follow what? New method.
या फिर अगर वो नया मेथड, कानून भी नहीं बदला है लेकिन आपको लग रहा है कि ज्यादा प्रैग्मेटिक है, ज्यादा अच्छा है, आपकी इंडस्ट्री के टाइप को मैच करता है, तो आप उसे फॉलो करिए। हाँ तो बेटा अब सुन, आप क्या करेंगे, चेंजेस को देखो, जब हम 90 डिग्री 180 डिग्री में बदल रहे हैं, तो जब कानून बदलता है तब बदलते हैं। तो मैं नहीं करूंगा, पूरी इंडस्ट्री फॉलो करेगी उसको। सीमेंट इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, मतलब हर टेलीकम्युनिकेशन, हर इंडस्ट्री उसको बदलेगी, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग उसके हिसाब से बदलेगी। लेकिन मान लो मैं डेप्रिसिएशन का एक्स मेथड फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे लगता है यार मैं डेप्रिसिएशन का वाई मेथड फॉलो करूंगा तो मुझे इनकम टैक्स में ज्यादा बेनिफिट होगा, तो मैं बदलूंगा सिर्फ उसको, सब लोग नहीं बदलेंगे उसको। तो वो पॉसिबिलिटी आपके लिए है। इफ दैट चेंज गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स, गिव यू बेनिफिट, तो आप बदलेंगे उसको। हाँ, फिर तो वो चेंज के बाद आगे से आप उसी मेथड को फॉलो करते चलोगे। अगर वो चेंजेस आपको हर साल नए रिजल्ट्स दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो करिए उसको। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रिंसिपल दे रहा है ना। नहीं, उसके बाद करोगे तो मौकरी हो जाता है ना फिर। मतलब हम मेथड बार बार बदलते रहे तो प्रैक्टिकली फिर फिजिबिलिटी आई, फिर यहाँ पर फिजिबिलिटी टर्म आई। अगर आप हर बार बदलते जाओगे तो हाउ इट इज फिजिबल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिबिलिटी, ये प्रिंसिपल्स में रिफ्लेक्ट होती है। तो दूसरा प्रिंसिपल हमने क्या बोला यहाँ पर, कंसिस्टेंसी। इसको एक्सप्लेन करते हुए क्या ध्यान रखेंगे कि मेथड वंस अडॉप्टेड विल नॉट बी चेंज इन फ्यूचर, and it will be continue year after, so that it will give you consistency in comparison. However, you can change it in two conditions: if it is beneficial to your organization, और दूसरा law has been changed. तीसरा प्रिंसिपल आइए देखिए क्या है। हाँ, एक्रूअल। आइए जरा समझते हैं इसे क्या होता है। इस पर लोगों को बहुत तकलीफ होती है। याद है मैं तुम्हें एक्रूड एंड ड्यू समझाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, उसका थोड़ा इस्तेमाल होगा यहाँ पर, है ना। दोज हु आर न्यू, उनको अभी शायद नहीं पता चलेगा, तो देखिए जब भूल गई एक्रूल, हाँ डेट के साथ समझा था। एनीवे, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसको कभी दोबारा से लेके चलेंगे। चलो समझते हैं एक्रूअल। अब एक बात समझिए, जैसे मान लो अप्रैल 1 को आपने दुकान खोली और आपका कैश सेल्स जो हुआ वो हुआ 20,000 रुपीज का, सपोज एक दिन का। और अप्रैल 2 को आपकी सेल हो गई, सेल जो हो गई वो क्रेडिट में हो गई, कितने की, 1 लाख रुपए की। और अप्रैल 3 को आपकी कैश सेल्स जो हुई है वो हुई है 50,000 की, और जो क्रेडिट सेल्स हुई है वो कितनी की हुई है, 1 लाख रुपए की हुई है। लेकिन आपका अकाउंटेंट है जिद्दी, कहता है सर जी हम तो लिखेंगे पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। वो कहता है इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, इसको नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है, और अकाउंटेंट आपसे कह रहा है कि जब इस क्रेडिट के पैसे मुझे मिलेंगे 2 महीने 3 महीने बाद, तभी मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा। एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है नहीं करना भाई ऐसा, ना, वो कहता है कि रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस। वो नहीं, वो तुम आगे चले गए थोड़ा सा, तुम रेवेन्यू रिकॉग्निशन में चले गए, वहां मत जाओगे। अरे भैया रेवेन्यू रिकॉग्निशन है वो, अभी मत है यहाँ पर। बिल्कुल, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट की बात नहीं करेंगे तो भी रिकॉर्ड करेंगे, या पैसे नहीं पे किया तो भी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जैसे सुनो नहीं बेटा, डील करने से नहीं, आई टेल यू कैसे, सुन तो लो यार। देखो, मुझे रेंट पे करना था हर महीने की 1 तारीख को, ठीक है जी। तो जैसे महीने की 1 तारीख को रेंट तो हो गया ड्यू, टाइम पीरियड आ गया, उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैंने उसी दिन रेंट चुका दिया तो इट इज रेंट पेड इन कैश, और अगर नहीं पे किया तो रेंट इज आउटस्टैंडिंग हो गया। 1 तारीख को मेरी डेट आ गई थी रेंट पे करने की, डेट है रेंट पे करने, मालिक ने बोला 1 तारीख को तुम रेंट पे करोगे, हमने कहा ठीक है। 1 तारीख 5 बजे तक अगर मैंने रेंट पे कर दिया, इट इज माई कैश एक्सपेंस, हुआ नहीं हुआ, ऑनलाइन में हुआ नहीं हुआ, कैश एक्सपेंस हुआ। लेकिन अगर मैंने 1 तारीख 5 बजे ऑफिस आवर के बाद तक नहीं रेंट पे किया तो मेरे ऊपर क्या हो गया, एक लायबिलिटी, इट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन लिखूंगा 1 तारीख को ही मैं, अगर पेमेंट कर दी तो कैश पेमेंट ऑफ रेंट लिखूंगा, और नहीं पे करी तो आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के लिखूंगा। ये एक्रूअल प्रिंसिपल कहता है। इसी तरह से मैंने 1 तारीख को सेल करी या 5 तारीख को 10 तारीख को सेल करी 50,000 रुपए की,
कैश आ गया ठीक है तो कैश सेल्स लिखूंगा, नहीं आया तो क्रेडिट सेल्स बोल के लिखूंगा। इसी तरह से मैंने किसी के लिए कुछ काम करा और उसने बोला सर मैं आपको 20,000 कमीशन दूंगा, हमने काम कर दिया, अब कमीशन नहीं मिला, हमने काम 5 तारीख को कर दिया, तो मेरा कमीशन किस दिन ड्यू हो गया? 5 तारीख। उस दिन मैं उसे अपनी इनकम मान लूंगा, इररिस्पेक्टिव कि आई विल गेट कैश ऑन 15th और 20th। वो एक्रूड हो गया ना, एसेट्स बन गए हमारे लिए। तो एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट? कैश सेटलमेंट। आप ट्रांजैक्शन को कैश के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप ट्रांजैक्शन को उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करोगे। ऐसा क्यों? अच्छा ऐसा क्यों, देखिए आपने कैश सेल्स कर दी, आपने मान लिया सेल्स है। पहली बात, अब आप ना वो छोटे सड़क छाप दुकानदार नहीं हो जो सिर्फ कैश का ध्यान रखता है। यू हैव ग्रोन इनटू अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज साइंटिफिकली मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो आपने कैश सेल्स कर दी तो कैश बुक में लिख दी, आपने क्रेडिट सेल्स करी तो किस में डालेंगे? सेल्स बुक में डालोगी ना। या बोलोगे नहीं पैसा आने दो फिर लिखूंगी, तब तक तो क्या होगा? गायब। भाई अकाउंटिंग अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो हाँ ठीक है। इसी तरह से अगर अप्रैल 3 को कैश होगी तो वो लिख रही हो, क्रेडिट हो तो नहीं लिख रही हो, तो आप तो अपनी बेसिक अकाउंटिंग के सिस्टम को, अकाउंटिंग के प्रोसेस को वायलेट कर रही हो। तो किसी ने सोचा होगा कि यार सिर्फ कैश रिकॉर्ड करते, तो उसने देखा होगा बाद में ये तो उधारी वसूल करना मुश्किल पड़ रहा है भाई, हमने तो लिख के नहीं रखा। तो वो अजम्पशन धीरे धीरे क्या लोगों ने फॉलो करना शुरू करा, भाई कैश क्रेडिट सब लिखो, उधार बन गया वो भी लिखो, एडवांस आ गया वो भी लिखो। ठीक है, अच्छा अब मान लो किसी बंदे का आपने काम करना था फरवरी के महीने में, मतलब सितंबर के महीने में, और वो जुलाई में आपको पैसा दिया जाता है पूरा, मना करोगे? नहीं नहीं भाई उस दिन देना। बिजनेस में तो जो आ जाए बढ़िया है। इसका मतलब क्या हुआ? आज मैं उसे क्या मान के चलूंगा? एडवांस इनकम, प्रीपेड नहीं बोलते, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, पेड मतलब एक्सपेंस के लिए होगा। आई विल कंसीडर इट एज एन एडवांस इनकम। क्यों बोल रहा है एडवांस इनकम? इनकम क्यों नहीं बोल रहा भाई? क्योंकि इनकम तो बनेगी वो सितंबर में जाके, अभी तो हमें क्या वो एडवांस में मिल गई। इट इज नॉट अर्नड बट यू रिसीव्ड, तो क्या हो गया आपके लिए? ये एडवांस इनकम है एंड इट इज अ लायबिलिटी ऑन यू, कि भाई जब तक उसका काम नहीं करके दूंगा वो पैसा कभी भी मांग लेगा मुझसे वापस। तो एक्रूअल प्रिंसिपल की वजह से ही कोई एक्सपेंस क्या बनता है? आउटस्टैंडिंग, या कोई एक्सपेंस क्या बनता है? एडवांस। एक्रूअल प्रिंसिपल की वजह से ही कोई इनकम बनती है, या आउटस्टैंडिंग बनती है, या एडवांस बनती है। गॉट इट? क्योंकि आप उसे लिख लोगे जिस दिन होगी, अब पैसा मिले ना मिले। भाई देखो, अगर आपने कोई एक्सपेंस आ गया, आपका टाइम आ गया एक्सपेंस का, और आपने नहीं पे किया तो वो लायबिलिटी बन गई, पे कर दिया तो वो एक्सपेंस है। तो इट हैपेंस विद एक्रूअल प्रिंसिपल ओनली। इसमें किस चीज का ध्यान रखना है हमें? कि रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस irrespective of cash settlement, and just because of this principle any expense is outstanding or advance, any income is accrued or outstanding, इसी की वजह से होती है। ठीक है जी। अब हम जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रिंसिपल के इम्प्रोवाइजेशन पढ़ेंगे, है ना, मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ेंगे, लेकिन जब उसका टाइम आएगा तब पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अभी आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्या था। ऑनलाइन में कैरवी, कनिष्का, नेहा, निमिषा, तनिष, विधि, आप समझ पाए जो मैंने बोला? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा आउटस्टैंडिंग, रुक जाइए। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है जरा समझते हैं। मान लिया जाए कि मुझे जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक मैं जब कोई किसी के लिए काम करूंगा, तो बंदा मुझे कहता है कि सर हम जनवरी सर सपोज हम आपको फेब 5 में आपको पेमेंट कर देंगे। मैंने जनवरी 31 लेकर उसके लिए काम किया और मेरा अमाउंट जो ड्यू बनता है 50,000 बनता है। ठीक है, अब जनवरी फेब 5 आ गया, फेब 5 में ये 50,000 क्या है? हैव आई अर्न दिस 5 सब? क्या मैंने अर्न कर लिया? ये मैं काम तो कर चुका हूँ, 31 को अर्न कर लिया ना, ये हम पहले एग्जांपल में बोल चुके हैं। हम तो 5 की बात कर रहे हैं ना। क्या 5 में ये एक्रूड है? एक्रूड का मतलब अर्नड। यस इट इज देयर। क्या ये ड्यू हो चुका है? यस इट इज ड्यू हो चुका है। अगर आपको मिल गया उसी दिन पैसा 50,000 तो आपके लिए इनकम, न मिला तो आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम। ठीक है, वैसा वर्षा एक्सपेंस के साथ कि आपने बोला कि भाई सुन वर्कर, तुझे सैलरी जनवरी 31 की दूंगा मैं फेब 5 को, तो फेब 5 को क्या वो एक्सपेंस एक्रूड हुए?
और अगर ड्यू हुए बिल्कुल हुए, अगर आपने पे कर दिया तो कैश एक्सपेंसेस, ना पे करे तो लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा लेके चलते हैं, है ना। यही हमने चैप्टर 2 में समझाया था, ठीक है, ऐसा करके। अगला प्रिंसिपल बोलिए क्या आप, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिल्कुल सही बात है। नंबर 4 बिजनेस एंटिटी। इसके मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर रहा हूं, आई विल गिव यू प्रिंटेड नोट्स जैसे हमने चैप्टर 2 के दिए थे। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस स्टडीज में बिजनेस और उसका ओनर दोनों सेम है, याद है। बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होंगे आप चैप्टर में। हाँ, कॉर्पोरेट फॉर्म, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म, दोनों पढ़ा है ऐसा कुछ। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर नुकसान हो जाए तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगी भाई, दिवाला निकलेगा उसका, ढोल बजेगा उसके नाम का, पर्सनल एसेट यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां बिजनेस में, अच्छा क्या कंपनी के केस में भी शेयर होल्डर की पर्सनल एसेट्स में नीलाम हो जाएंगी अगर कंपनी डूबी तो? नहीं होता ना, कंपनी के एसेट्स बिकेंगे कि शेयर होल्डर के एसेट्स थोड़ी जाएंगी, नहीं जाएंगी, कंपनी की जाएगी, शेयर होल्डर की नहीं जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि बिजनेस और उसके ओनर को दोनों को सेपरेट ट्रीट करो। अब क्यों करते होंगे सेपरेट ट्रीट, बोलो। एक को पूरा करने दो ना, बोलो। याद है अकाउंट इक्वेशन पढ़ा था, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बोलिए क्या बोल रहे थे। हाँ, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए कि जब हम बोलते हैं बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड सेपरेट एंटिटीज, पहली चीज कि मालिक ओनर के अपने घर के घरेलू बहुत सारे खर्चे होंगे, बिजनेस के अपने अलग एक्सपेंसेस होंगे। अगर हम मालिक के घर के खर्चों को और बिजनेस के खर्चों को मिला लें, हाउ विल आई कैलकुलेट माय प्रॉफिट, हाउ विल आई कैलकुलेट माय गेन, हाउ विल आई कैलकुलेट माय इनकम, दे आर पॉल्यूटेड, दे आर मिक्स्ड। तो हमारे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिलेगी, जो कि एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव था, टू पोर्ट्रे ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ बिजनेस, नहीं हो पाएगी। तो ये जब किसी ने फॉलो किया होगा कि बिजनेस के खर्चे में से घर के पैसे निकालो कर लो, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, पता चला घर के खर्चे इतने ज्यादा, बिजनेस के खर्चे तो है ही नहीं, तो उसने कहा भैया अलग कर लो, घर के खर्चे को अलग लिखो और बिजनेस के खर्चे को अलग लिखो, और उससे देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी। फिर वो बोलेगा घर वालों का, भाई कितना खर्चा करते हो बिजनेस से, थोड़ा कम करो, अपना हाथ रोको, और बिजनेस के एक्सपेंस भी पता चल जाएंगे। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सेज बिजनेस एंड इट्स ओनर टू बी ट्रीटेड सेपरेट एंटिटीज, और इसी की वजह से जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। इसी की वजह से जो मालिक पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। कौन सा प्रिंसिपल है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। किस चीज का ध्यान रखना है कि बिजनेस एंड इट्स ओनर टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल, वो क्या कहलाती है, बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, ठीक है। और बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग होते हैं, और ओनर के एक्सपेंस अगर बिजनेस से हुए तो उन्हें क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इज इट क्लियर, एंटिटी, डाउट है कुछ इधर ऑनलाइन में बताइए विधि को, या निमिषा, बिजनेस एंटिटी No, sir. प्रिंसिपल्स के बारे में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे चलिए जरा। मनी मेजरमेंट, कितना टाइम है तुम्हारे पास, टाइम, बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, सुना दें, चलो सुनाते। थोड़ी सी बड़ी है, मतलब 15 मिनट तक चलेगी, जरा 10 मिनट तक चलेगी, ज्यादा, बट अल्टीमेटली यू विल रियलाइज व्हाट अ स्टोरी, ठीक है, सुना दे। अच्छा, ऑनलाइन में सुना दे, बोर तो नहीं होंगे, बोलो। नहीं सर। चलो ठीक है, देखते हैं जरा, आइए मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा होल्ड करना जरा, अबे चलना, पहले तुम लॉग इन करो, सब लोग लॉग इन करो, इधर है यार, इधर है, क्या खुद ही नहीं उठ सकता, हाँ रुक जाइए, डेटा नहीं है और मुझे भी याद नहीं रहता इस समय, देखूंगा अगर,
रुक जाओ, तुम होल्ड करो, रुक जाओ, अरे चुप रहो यार 2 मिनट के लिए, रुक जाओ, जस्ट होल्ड करिए। ओके चलिए, फाइन 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 फाइन, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं इस सुंदर प्यारी सी कहानी की। एक लड़का होता है जो कि IIM अहमदाबाद में पढ़ता था। याद है ना 2 स्टेट्स वाली कहानी, कुछ टाइप की है। हाँ, अब तो याद है 2 स्टेट्स की कहानी। अच्छा, अरे सुन लो यार, अभी स्क्रीन करूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। तो क्या होता है, वो लड़का IIM अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहा होता है, और ऐसे ही इन द कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, आंखें चार हो जाती हैं किसी सहेली के साथ, प्रगाढ़ रिलेशन, दोस्ती वोस्ती सब उनकी बढ़िया से हो जाती है। ठीक है, जीने मरने की कस्में खाते हैं और कहते हैं कि बस हम लोग मिलेंगे कोर्स पूरा करने के बाद, विल जस्ट रिक्वेस्ट अवर पेरेंट्स कि हमें जिंदगी भर के लिए क्या करें, साथी बना लें। ऐसा चलता है कहानी के अंदर, ठीक है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि जो हम चाहते हैं वो होता है क्या? नहीं होता, ठीक है जी, नहीं होता। लड़का जो होता है उसके फादर का 30,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर होता है, अल्ट्रा रिच पर्सन। लड़की के पापा जो होते हैं, ही इज अ ब्यूरोक्रेट, वो IAS ऑफिसर होते हैं। और लड़की की एस्पिरेशन होती है कि मुझे भी IAS करना, सिविल सर्विसेज करना, लेकिन उससे पहले क्या कहती है कि चलो घर बसाते हैं, सबसे पहले डिसाइड होता है, ठीक है। अब लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करता है, पूरी करने के बाद अपने पापा को जाके बोलता है कि पापा, अब लड़की टॉपर बनती है, लड़का सेकंड पोजीशन वाला बन जाता है उसमें IIM के फाइनल एग्जाम में, MBA करके निकलते हैं वहां से। लड़का पापा के पास जाता है मिठाई का डब्बा लेके, पापा मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। और पापा कहते बेटा मैं भी तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। समझ रहे होंगे ना सब लोग, कितने समझदार लोग हैं। मैं भी तुम्हें खुशखबरी देना। और थोड़ी देर में क्या होगा, झन्ने से टूटा सपना होगा, देखो अभी। तो लड़का बोलता है पापा पहले आप, संस्कार, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स। लुक बेटा, यू नो बर्मन्स, जानते हैं बर्मन्स कौन है? डाबर के मालिक। उनकी बेटी हमने तुम्हारे लिए पसंद करी है। झन्न से टूटा सपना, खत्म। अबे बेहोश नहीं होता, इतने कमजोर दिल के थोड़ी होते हैं। अच्छा अरे आ गया प्लीज, तुम ही सुनाओ कहानी, फिर मुझे नहीं सुनाने दोगे, मजा खराब करते हो कहानी का। सुनो उसके बाद क्या होता है। अब लड़का के चेहरे पे उदासी, और पापा के एक बड़े फेवरेट क्लोज फाइनेंस मैनेजर जिन्हें मुंशी जी मुनीम जी होते थे वो होते हैं, वो लड़के के चेहरे पे भाव पढ़ लेते हैं। पापा तो खुशी में बोल रहे थे, क्योंकि 30,000 करोड़ का इनका और 25,000 करोड़ का गोदरेज, 55,000 करोड़ का बिजनेस बन जाएगा। अकेली लड़की है, क्या कॉल। आपने देखा होगा जितने भी बिजनेस होते हैं कि इनकी मैरिजेस होते हैं, देयर बिजनेस टाई अप, जैसे राजाओं के हुआ करते थे। बस इससे ज्यादा नहीं बोलना, आगे की बात करते हैं, इसके बाद मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद क्या होता है कि लड़का बोल रहा तुम बोलो। कहते नहीं पापा मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि मैंने सेकंड पोजीशन लिया है, मैं प्राउड ऑफ यू बेटा, गले लग जा, ये लग जा। वो बात छुपा जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि पापा ने, उसकी मम्मी पहले मर गई, पापा ने दूसरी शादी नहीं करी, उसे बड़े नाजों से पाला पोसा बड़ा करा, एंड ही कांट क्रश द ड्रीम ऑफ हिज फादर। अब सुनो, अब बच्चा क्या होता है बेचारा, उदासी की चादर ओढ़ लेता है, फोन करके बोलता है सुन तेरा हमारा साथ इतने दिन तक था, तो अपनी जगह मैं अपनी जगह। व्हाट द हेल, क्या बोल रहा है? हाँ हो गया खत्म, ब्रेकअप हो गया, अब तुम मुझसे मिलेगी नहीं, मैं तुझसे मिलूंगा नहीं, खत्म, ब्रेकअप हो गया जी। लड़की का दिल टूट जाता है। लड़की अपने पापा से कहती पापा आई डोंट वांट टू स्टे इन इंडिया, आई विल गो टू लंदन, आई विल डू माय PhD, अब मैं वहीं रहूंगी। ठीक है, सुनते ले यार आगे। अब क्या होता है कि लड़का उदास, लड़की, अच्छा कहने को तो वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है पता है? अबे रुक जा, दिल नहीं जोड़ते गधा के का। तो पहले, अब जरा सीन देखना, पहले उनके साथ क्या होता था। पहले वो इस पोजीशन में होते थे, देखो ऐसे, स्क्रीन पे दिख रहा है कैसे होते थे पहले वो? ऐसे होते थे, ठीक है, इस तरह से होते थे पहले। ढूंढ के रखिए है ना, हाँ। पहले कैसे होते थे वो? ऐसे होते थे। ऑनलाइन वालों देख रहे हैं? अच्छा, अब क्या होता है, अब वो ऐसे होते हैं, लड़की ऐसे होती है, हाँ दिख रहा है, और लड़का ऐसे होता है, दिख रहा है? अब देख पा रहे हो? नहीं दिख रहा? फीलिंग अबे इधर देख, वहां देख रहे हैं? पहले हालत क्या थी, अब हालत ये हो जाती है, तू मेरा चांद में तेरी चांदनी, ऐसे चल रहा मामला, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दे हैव कॉमन फ्रेंड्स, उनसे खबर मिलती रहती है, बहुत उदास है, चांद में तेरी शक्ल देख रही है, बहुत उदास है, चांद में तेरी शक्ल देख रहा है, बट दे डोंट हैव करेज टू टॉक टू ईच अदर। एनीवे,
लड़का बुझे मन से क्या करता है, अपनी फादर के बिजनेस को टेक ओवर करता है और अपना काम करना शुरू करता है। उसकी उदासी वो जो फाइनेंस मैनेजर थे उनसे देखे नहीं जाते, बुजुर्ग व्यक्ति थे, जानते थे बच्चे को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। वो बार बार कोशिश करते हैं मालिक को समझाने की, सर कुछ गड़बड़ है, लेकिन मालिक नहीं, वो बड़े उत्साह में वेडिंग के कार्ड होंगे, अमित शाह को बुलाएंगे जी, मोदी जी को बुलाएंगे शादी में, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब सुनने की बात नहीं कर रहे। वो तो ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी एक्साइटेड, उन्हें लगता है कि बेटे ने बात मान ली। अब क्या होता है आगे चल के कि समहाउ एक दिन जब वो अपना मुंशी जी के साथ बात कर रहे होते हैं, कहते हैं सर आप समझ नहीं रहे बात को, आप शादी तो कर रहे हो लेकिन कभी बेटे की मर्जी पूछी आपने? कहते मतलब, अरे मेरा खून है, मेरी बात मना करेगा क्या? कह रहे खून पानी हो जाएगा सर, एक बार पूछ लो बेटे से पहले तुम। वो बड़ा उदास है, नहीं मैंने तो देखा नहीं कभी उदास है, क्या कर रहा है, उसकी तुम्हारी शादी थोड़ी हो रही है, उदास है बच्चा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब अच्छा फिर फादर क्या होते हैं, बाप तो बाप ही होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं आईएएम में, पूरी कहानी पता चल जाती है, जीने मरने की कसम, चांद देख रहे हैं दोनों, तो वो पता चलता है उनसे। क्या करें बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन लड़का आता है पापा को अपने अकाउंट्स दिखाने के लिए, क्या कहते हैं, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के बाद क्या था, कम्युनिकेशन, अकाउंट दिखाने के लिए जाता है, पापा ये इस क्वार्टर के अकाउंट्स है। अरे बेटा अकाउंट्स किनारे चल तू, क्या परेशानी, क्यों तो उदास है? नहीं पापा मैं कोई उदास नहीं, बेटा मैंने पता चला दिया, वो अच्छा वो थी। कहता फिर क्या? अरे तू, मैं तेरा बाप हूं, है मुझे बताता एक बार, सारी कायनात तेरे कदमों पे रख देता, तूने मना क्यों करा? कह रहा पहले मैंने सोचा कि आपका बिजनेस एम्पायर बड़ा, तुझसे बड़ा थोड़ा ही है। अच्छा फिर क्या होता है? पता चलता है उस दिन लड़की का डिपार्चर होता है भाई, वो लंदन भाग रही होती है। हाँ एयरपोर्ट सीन होगा, कितने अच्छे लोग हो तुम लोग ना। तो लड़की जा रही होती है सीधा एयरपोर्ट, फ्लाइट होता है उसका, कॉमन फ्रेंड से पता चलती है अपडेट, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। सच्ची पापा? हाँ जा ले, अब तक तो निकल भी गई होगी। अरे निकल जा गाड़ी में, जा ले जा, मुंशी जी गाड़ी अरेंज करिए। भाई गाड़ी लेके चलता है, अचानक एयरपोर्ट वाले हाईवे पे क्या होता है, जाम लगा होता है, जाम। गाड़ी सिर पे रख के भागे गधे, जाम तुम लिख लो बेटा कहानी, जाम हो रखा तो जाम, ठीक है पापा जाम है। अरे बेटा देखते ले, क्या पता वो भी जाम में फंसी हो। भागता है, देखता है देखता है, दिख गई, रुक, बापू मान गया, ठीक है। somehow that business owner has spoken to father as well, लड़की के पापा से बात कर लेते, लेकिन वो कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, अगर बेटा बेटी मान गए तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज कुछ नहीं। उधर से पापा भी बड़े खुश थे, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर से रिश्ता है, ही वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। कहता बेटा जब उतर के तो देख ले गाड़ी में किसी में बैठी हो। आ गया, ठीक है। थोड़ी देर नखरा मनाना होता है, फिर बात प्रॉपर हो जाती है। किसका? अरे कर लेगी ना पीएचडी भी यार, चिंता तो कर, पहले जिंदगी तो बसने दे। अरे मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। अरे मेरी नहीं, अच्छा अब सुनो, आगे सुनो बात, सुनो अब क्या होता है। वो जाम पता क्यों लग रखा होता है कि एक बेवकूफ मुर्गे वाले का ना, मुर्गे का जो दड़बा तो खुल जाता है, सारे मुर्गे सड़क पे फैले हुए होते हैं, मतलब उस बेवकूफ की वजह से सारा जाम लग जाता है समाओ। अरे सुन तो ले, मुर्गा कहां बेहोश हो गया। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि वो मिल जाते हैं, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, पीएचडी वेचडी का टाइम थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाता है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा ऐसा करो कि अब तुम जब मिल ही गए हो, इससे पहले कि कोई और विघ्न तुम्हारी शादी में आए, लेट्स मैरिज, उसके जिसे जो करना करता रहे, यू वांट टू डू पीएचडी, गो फॉर पीएचडी एंड डू व्हाटएवर यू वांट, ठीक है जी, ऐसा करके। अब जरा सीन बदलता है और सीन आ जाता है कहां पर, पापा के ऑफिस में। पापा जी सिगार सुलगा के किसके साथ बात करते, मुनीम जी से बोल रहे थे। मुनीम जी रोज उनको बताते हैं, मुनीम जी लिखो आज का खर्चा। अरे क्या खर्चा मालिक आपने किया? 4 लाख रुपए लिख दो। किस चीज का? ना 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 ना, आपने क्या खरीदा? मैंने ट्रैफिक जैम खरीदा। समझ रहे हो? अबे जो मुर्गे वाला था वो उसी ने कर रखा था यार, लेकिन उस बेवकूफ ने अपने बेटे के चक्कर में पता नहीं कितने लोगों की फ्लाइट मिस करा दी होगी, ठीक है। हाँ, इमोशनल मत हो, कर लेगी वो, अभी भी बनेगी। तुम मनोपति, तुम्हें और क्या चाहिए? कम टू द पॉइंट, इस कहानी का सार सीखते हैं। अब सुनिए इस कहानी की बात। रूठना मनाना, चांद देखना, चांद को देखना, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ट्रैफिक जाम वगैरह कुछ होगा रिकॉर्ड में? नहीं होगा। बट पप्पा स्पेंड्स हाउ मच, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल।
क्या चीज? हाँ हाँ, इतने समय लग रहा है कि कहीं हमारे जीवन की आगे की कहानी ना बनेगी। सही करे। ठीक है जी। तो आई थिंक ये जो नए बच्चे हैं दे आर एबल टू, नई बच्चे, अच्छा विधि या रौनक, नहीं रौनक तो पुराना ही है, निमिषा, कनिष्का, ये आप थोड़ा थैले क्यों पैक हो गए भाई, कहानी खत्म, खेल खत्म। सो money measurement principle says you have to record only those event and transactions which can be recorded in terms of money. ये इमोशन चांद वांद कुछ नहीं करना, ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं, जीने मरने की कसमें कुछ नहीं, या quantitative factors to be measured in terms of money to be recorded in the books of account, that is money measurement. अब आप सोचिए कि किसी अकाउंटेंट ने कभी इमोशनल वगैरह भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करी होगी तो उसका मेजरमेंट ही नहीं है। मेरा दुख छोटा, तेरा दुख बड़ा, कितना बड़ा नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। यू कांट क्वांटिफाई योर सॉरो एंड योर हैप्पीनेस, बिल्कुल नहीं। अब वो लड़का लड़की की खुशी तुम पैसों में थोड़ी नाप सकते हो। पापा ने बर्मन्स का रिश्ता ठुकरा दिया भाई, एंटी हो गए वो तो नहीं होंगे, नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, ठीक है। सो ठीक है भाई, सो विल वाइंड अप टुडे। अगली क्लास में आई विल गिव यू द नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, और आपको इन्हीं को, और इसको हम जल्दी से खत्म कर लेंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, देन विल गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कनिष्का, नेहा, निमिषा, तनिष, विधि, बाय बाय, टेक केयर फॉर टुडे। Thank you, sir. ओके जी, Thank बाय बाय। you, sir.